हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो ये नया चैप्टर है, तो हम सबसे पहले समांतर श्रेणी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी का मतलब कि एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच का जो अंतर होता है उस बराबर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे श्रेणी लिख देता हूँ। श्रेणी का मतलब इंग्लिश में होता है सीरीज। और यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख लिया पहले, जैसे यहाँ पे 1 है, फिर मैंने 5 लिख दिया, फिर 5 के बाद यहाँ पे 9 लिख दिया, 9 के बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने 13। इस तरह से मैंने एक यहाँ पे श्रेणी लिख दिया। अब हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि इनके जो पदों के बीच का अंतर है वो बराबर होना चाहिए। पदों के बीच का अंतर कैसे निकालते हैं, जैसे हम इसको A1 कहते हैं और इसको A2 कहते हैं। A1 का मतलब होता है प्रथम पद, A2 का मतलब होता है दूसरा पद, A3 का मतलब होता है तीसरा पद और A4 का मतलब होता है चौथा पद। इसी तरह से A5 भी होगा, A6 भी होगा, A7 भी होगा, A8 भी होगा। इस तरह से श्रेणी बढ़ती जाती है। तो हम कैसे पता करें कि ये जो श्रेणी दे रखी है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो हमें सभी के पदों के बीच का अंतर निकालना होता है। अब पदों के बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पे डी से प्रदर्शित करते हैं अंतर को, और इसको डी को कहा जाता है सर्वांतर, यानी सभी के बीच का जो अंतर होता है उसे सर्वांतर कहा जाता है। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। अब ये सर्वांतर निकालते कैसे हैं, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। जैसे यहाँ पे A2 है, A2 में से A1 को घटा देंगे तो सर्वांतर निकल आएगा। मतलब 5 में से इनके बीच का अंतर हमें निकालना है, तो 5 में से हमें 1 को घटाना होगा। तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह से 9 में से हम 5 को घटाएंगे, तो 9 में से 5 को घटाने पर भी 4 आ रहा है। इसी तरह से अगला हम देखेंगे तो 13 में से 9 को घटाएंगे, तो 13 में से 9 को घटाने पर भी आ रहा है 4। तो इनके बीच का जो अंतर है, जैसे हम देखेंगे इन दोनों नंबर के बीच का अंतर है वो भी 4 आ रहा है, इन दोनों नंबर के का अंतर है वो भी 4 है, इन दोनों नंबर के बीच का जो अंतर है वो भी 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो 1, 5, 9, 13 दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी में होगा। हम चाहें तो इसको D1 कह सकते हैं, हम चाहें तो इसको D2 कह सकते हैं और इसको D3 कह सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो सर्वांतर कैसे निकाला जाता है, तो दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे सर्वांतर कहा जाता है। हमेशा इस वाले में से इस, जैसे हमें पहला यहाँ पे सर्वांतर निकालना है तो इसमें से इसको घटाना होगा, इन दोनों नंबर के बीच का निकालना है तो इसमें से इसको घटाना होगा, और इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है तो इसमें से इसको घटाना होगा। एक श्रेणी हम और ले लेते हैं। तो इससे तो हमें पता चल गया कि ये समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी को इंग्लिश में AP से प्रदर्शित करते हैं। तो ये AP में होगी। इसी तरह से एक श्रेणी और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2, फिर यहाँ पे ले लिया 3, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 13। इस तरह से मैंने एक श्रेणी ले लिया। अब ये श्रेणी हमें सर्वांतर श्रेणी में दिया है, समांतर श्रेणी में दे रखा है कि नहीं दे रखा है, इसको हम पहले पता करेंगे। तो उसी तरह से सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होगा, यानी कि 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा। आगे हम चेक करेंगे, हमने यहाँ पे चेक किया तो 1 आ रहा है अंतर। आगे वाला पद हम चेक करेंगे तो 5 में से 3 में को घटाएंगे, तो जब 5 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है। फिर आगे हमें चेक करना है तो हम 9 में से 5 को घटाएंगे, तो जब हम 9 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे अंतर 4 आ रहा है। तो इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 4 आया। तो ये जो श्रेणी दे रखी है वो समांतर श्रेणी में नहीं होगी, AP में नहीं है। ये हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ लेता है। जैसे अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे जो नंबर लिखे थे 1, 5, 9, 13, ये समांतर श्रेणी में है, ये हमने देखा है क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर है। इसके बाद अगर कह दे कि हमें यहाँ पे 4 पद दिए हैं और आगे के भी 3 पद निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे ये A4 है तो हम यहाँ पे A5 भी निकाल सकते हैं,
A6 भी निकाल सकते हैं, A7 भी निकाल सकते हैं, यानी जितना कह दें हमसे हम उतना सब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि जैसे हमें पता है कि इनके बीच का जो अंतर है वो 4 है, सभी के बीच का जो अंतर है वो 4 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे नंबर बढ़ रहे हैं तो हमें A5 निकालना है। तो हम 13 में से 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17। 17 में से 4 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर 21 में से 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। यानी अगला हमें पद निकालना है तो उसके पिछले वाले पद में सर्वांतर को हम जोड़ देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे A8 निकालना है यानी 8वां पद निकालना है, तो हम इस वाले में से जितना भी सर्वांतर होगा उतना हम जोड़ेंगे। तो A8 निकालने के लिए 25 + 4 कर देंगे यहाँ पे तो 29 हो जाएगा। इस तरह से हम आगे कितने भी पद निकाल सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। यानी कि 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और उस पर पूछा है कौन कौन सा एपी बना रहा है और क्यों बना रहा है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है कि प्रति किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो यहाँ पे बताना है कि जो टैक्सी का किराया है उससे जो सीरीज बनेगी यानी श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी में होगी कि नहीं होगी। ये हमें दे रखा है कि अगर वो प्रथम 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर जाता है, यहाँ से लिखे दे रहा हूँ, 1 किलोमीटर का किराया 1 किलोमीटर का किराया हमें दे रहा है 15 रुपये, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15 रुपये। इसी प्रकार से अगर 1 किलोमीटर के अलावा जाता है तो उसको 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है। अगर ये 2 किलोमीटर जाएगा तो 2 किलोमीटर का जो किराया होगा यानी कि पहले किलोमीटर के लिए तो उसको 15 रुपये देना पड़ेगा, पर जब दूसरे किलोमीटर जाएगा तो उसको 8 रुपये और देना पड़ेगा। तो 15 और 8 हो जाएगा 23। इसी तरह से अगर हम निकालते हैं कि 3 किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर के उसके लिए 15 रुपये देना पड़ेगा, दूसरे किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपये देना पड़ेगा, तीसरे किलोमीटर के लिए भी उसको 8 रुपये ही देना पड़ेगा। यानी पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये देना पड़ता है, इसके अलावा जितने किलोमीटर जाता है उतने 8 रुपये देने पड़ते हैं। तो हम इनको तीनों को हम प्लस करेंगे, तो जब तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 31 रुपये। इसी तरह से हम 4 किलोमीटर का अगर किराया निकालना चाहें कि 4 किलोमीटर का किराया कितना है, तो हम पहले किलोमीटर का तो 15 रुपये देंगे, फिर इसके बाद जो 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे तो उसको 8-8 रुपये करके 3 बार हम देंगे। यानी दूसरे किलोमीटर के लिए भी 8 रुपये देना पड़ेगा, तीसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये देना पड़ेगा, चौथे किलोमीटर के लिए भी 8 रुपये देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इनको सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 39। तो हमें यहाँ पे जो श्रेणी मिली है तो उसको हम लिखेंगे कि श्रेणी में पहला पद है यहाँ पे 15, दूसरा पद आया है 23, तीसरा पद आया है 31 और चौथा पद आया है यहाँ पे 29। इस तरह से अगर हम 5 किलोमीटर का भी निकालते हैं तो श्रेणी हमारी बढ़ती चली जाएगी। अब इसके बाद हमें इनको चेक करना है कि इनके बीच का जो अंतर आ रहा है वो बराबर है कि नहीं है। अगर इनके बीच का अंतर बराबर आएगा यानी सर्वांतर सबके बराबर होंगे तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमें सर्वांतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। तो 23 में से 15 गया तो 8 बचेगा। इसी तरह से इन दोनों के बीच का हमें अंतर निकालना है तो 31 में से 23 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8। इसी तरह से इन नंबरों के बीच का अंतर हम देखेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा 39 माइनस 31 और इनको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8। तो हमने देखा कि इनके बीच का जो अंतर आ रहा है वो बराबर आ रहा है यानी सर्वांतर बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे दी गई श्रेणी
दी गई श्रेणी कस के सर्वांतर बराबर हैं, अतः श्रेणी एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। ये हो गया पहला पार्ट यहाँ से कंप्लीट। अब सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट। इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, अगर हम हवा की मात्रा निकालते हैं तो उसमें समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। एक हम यहाँ पे बेलन लेंगे और इसमें कुछ हवा भरी हुई है, हमें नहीं पता है कि कितनी हवा भरी हुई है। तो एक पंप है, हर बार जितनी इस पे हवा भरी है उसका 1/4 भाग हवा निकाल देता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि माना बेलन का आयतन, हम यहाँ पे कोई भी एक नंबर मान लेते हैं कि जो 4 से कट जाए, कोई भी नंबर हम मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि माना बेलन का जो आयतन है वो 64 है, वो है 64। तो हमने ये मान लिया कि इसमें 64 हवा भरी हुई है। अब एक पंप है, इसका 1/4 भाग हवा एक बार में निकाल लेता है। तो हम इसका 1/4 निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 64 है तो 64 का हम 1/4 निकालेंगे, तो 4 से इसको हम काटेंगे तो 16 आएगा। हम ये मान लेते हैं कि इसका जो आयतन है वो 64 लीटर है। तो 16 लीटर हवा एक बार में वो निकाल लिया। तो बचा कितना, तो देखेंगे तो 64 में से अगर हम 16 को घटाएंगे, तो 64 में से जब 16 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 48। अब इस पे हवा बची बेलन पे 48 लीटर। अब जो 48 लीटर हवा बची हुई है तो फिर क्या करता है, इसका 1/4 भाग फिर से निकाल लेता है, यानी 48 लीटर का 1/4। तो 4 से जब हम काटेंगे इसको तब ये आ जाएगा 1, 2, यानी कि 12 लीटर आएगा। तो 48 लीटर था, 12 लीटर फिर हवा निकाल लिया। तो हम 48 में से फिर 12 को घटा देंगे। तो जब हम 48 में से 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि अब उस पर 36 लीटर हवा भरी हुई है। अब 36 लीटर में से फिर से 1/4 भाग इसका हवा निकल गया। तो हम जब 4 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 9 बार में। तो इस प्रकार से 36 लीटर में से 9 लीटर हवा चला गया, तो उसमें बचा 25 लीटर हवा। तो हमें क्या करना है, एक नंबर मान लेना है, उसका 1/4 निकाल करके उतना हमें घटा देना है। जैसे हमें 64 का 1/4 पता है कि 16 होता है, तो हमने 16 घटा दिए तो 48। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शेष हवा बचती है उसका 1/4, यानी अब 48 लीटर हवा बची और 48 का 1/4 निकालेंगे तो 12 लीटर बचेगा। तो 48 में से 12 को घटाएंगे तो 36 लीटर आएगा। 36 का 1/4 निकालेंगे तो 9 आएगा। तो 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे 25 लीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो श्रेणी यहाँ पे बनी है तो उसको हम लिख लेंगे। बस 3 या 4 पार्ट तक हम निकालते हैं, उतने में पता चल जाता है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो पहला है 64 लीटर, इसके बाद है 48 लीटर, फिर इसके बाद 36 लीटर आया है, फिर इसके बाद 25 लीटर आया है। इस तरह से आगे श्रेणी बढ़ती जाएगी। अब हमें सर्वांतर चेक करना है, तो सर्वांतर चेक करने के लिए उसी तरह से हम निकालेंगे कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। तो जब 48 में से 64 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 16 है, क्योंकि ये माइनस का 64 है और ये प्लस का 48 है। तो -64 में से 48 गए तो -16 बचा। इनके पदों के बीच का अंतर हमने निकाल लिया तो आया है -16।
अब इन दोनों नंबर के पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, यानी इन दोनों पदों के बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना आ रहा है, तो हमें 36 में से 48 को घटाना होगा। तो जब हम 36 में से 48 को घटाएंगे तो ये आएगा -12। तो हमने देखा यहाँ सर्वांतर कुछ और है और यहाँ पे सर्वांतर कुछ और है, तो आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि इन्हीं दोनों पदों के बीच का जो सर्वांतर है वो बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दी गई श्रेणी के सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः श्रेणी एपी नहीं है। अगर सर्वांतर बराबर होते तो वो एपी में होता, और यहाँ पे सर्वांतर बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है। इस प्रकार से यहाँ से दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में दिया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 मीटर और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत है 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट किया था, ठीक क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी ये क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट भी है। तो कह रहा है कि खुदाई के बाद यहाँ पे एक कुआं खोदना है, एक कुआं खोदना है इस तरह से। तो कह रहा है कि अगर हम 1 मीटर खोदते हैं तो 1 मीटर खुदाई का जो लागत है वो 150 रुपये है। इसके बाद हम जितने मीटर खोदते हैं तो 50 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो हम इसको लिखेंगे 1 मीटर खुदाई की लागत 1 मीटर खुदाई की जो लागत है वो 150 रुपये है। अगर 1 मीटर खुदाई कराई जाती है तो उसका 150 रुपये देना पड़ता है। इसके बाद हम जितने मीटर एक्स्ट्रा खुदवाते हैं उतना 50 रुपये हमें देना पड़ता है। जैसे अगर हमें 2 मीटर खुदाई करवाना है तो हमें 150 रुपये तो देना पड़ेगा, साथ में 1 मीटर का 150 देना पड़ेगा। हमें 2 मीटर खुदवाना है तो 1 मीटर जो एक्स्ट्रा हुआ है उसका 50 रुपये हमें देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा 200 रुपये। अगर हमें 3 मीटर खुदवाना है तो 3 मीटर जो खुदाई का खर्चा आएगा वो 150 रुपये तो 1 मीटर का देना पड़ेगा। दूसरे मीटर के लिए हमें 50 रुपये देना पड़ेगा और तीसरे मीटर के लिए भी हमें 50 रुपये देना पड़ेगा। तो हम इनको तीनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 250 रुपये। इसी तरह से एक और हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 4 मीटर के लिए कि 4 मीटर खुदाई की जो लागत है वो कितनी होगी। तो पहले किलोमीटर के लिए 150, दूसरे किलोमीटर के लिए भी हमें 50 रुपये देना होगा, तीसरे किलोमीटर के लिए भी 50 रुपये देना होगा और चौथे किलोमीटर के लिए भी हमें 50 रुपये देना होगा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 300। आगे भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं, पर 4 पदों तक हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम श्रेणी लिखेंगे। तो श्रेणी यहाँ पे आएगी, पहला पद है 150, दूसरा पद है 200 और तीसरा पद है 250, चौथा पद है 300। इस प्रकार से ये श्रेणी आई है। अब इनके बीच का हम अंतर निकालेंगे तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो बराबर बराबर होगा, क्योंकि हम बराबर बराबर यहाँ पे रुपए जोड़ रहे हैं। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे हमें सर्वांतर निकालना है तो हम दूसरे वाले पद में से यानी कि 200 में से पहले वाले पद को घटाएंगे। तो 200 में से 150 गया तो ये बचेगा 50। इसी प्रकार से 250 में से हम यहाँ पे 200 घटाएंगे तब भी आएगा 50। तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तो 300 में हमें 250 घटाना होगा, बराबर 50 आएगा।
यानी हमेशा दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। अगर हमें इन दोनों का निकालना है तो तीसरे वाले में से दूसरे वाले पद को घटाएंगे। अगर इन दोनों के बीच का निकालना है तो हम चौथे वाले में से तीसरे वाले को घटाएंगे। हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। तो इनके बीच का जो सर्वांतर है वो बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दी गई श्रेणी के सर्वांतर बराबर हैं, अतः श्रेणी एपी में है। यहाँ से तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट दिया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन क्या ये समांतर श्रेणी में होगा। फिर इसके बाद लिखा है कि जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी शुरुआती में जो राशि है वो 10,000 रुपये है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पहला पद होगा यानी कि A1 होगा वो 10,000 रुपये है। इसके बाद 8% एक्स्ट्रा हर साल जोड़ा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज का हमें सूत्र पता होना चाहिए कि होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर T। या हम इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इंटू 100 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100 + R/100 और यहाँ पे हो जाएगा T। इस सूत्र का हम यूज करके हर साल का मिश्र धन निकालेंगे। ये मिश्र धन का सूत्र होता है। तो हमें पता है कि जो राशि है वो 10,000 रुपये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000 रुपये। फिर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर 100 + R। R यहाँ पे क्या है कि जो रेट है वो 8% है, तो हम R की जगह 8 रखेंगे तो 100 + 8 हो जाएगा 108 और बटे में रहेगा 100 और T की जगह तो हम हर बार 1 रखेंगे क्योंकि एक साल का हमें निकालना है। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 100 का गुणा 108 में करा देंगे तो यहाँ पे A2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 108 और 2 0। इसी तरह हम तीसरा पद भी निकाल लेंगे जैसे सभी में करते चले आए हैं। तो तीसरा पद निकालने के लिए अब उसके खाते में टोटल मिश्र धन क्या होता है कि जितना हमारे पास पैसा होगा उसी में बढ़ता जाएगा, पहले वाले में नहीं बढ़ेगा। जैसे अब यहाँ पे अब उसके खाते में 10,800 रुपये हो गए। अब हम निकालेंगे 10,800 रुपये का, वही 8% बढ़ा तो 108 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 100। फिर 2 0 से 2 0 काटेंगे और 108 का गुणा हम 108 में कराएंगे। तो जब हम 108 का गुणा 108 के साथ कराएंगे तो ये 11,664 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकाल लिया। चाहे तो एक पद और निकाल सकते हैं या यहीं तक हम रहने देंगे। अब हम लिखेंगे श्रेणी। श्रेणी में है पहला पद है 10,000 रुपये, दूसरा पद है यहाँ पे 10,800 और तीसरा पद है यहाँ पे 11,664। इस प्रकार से ये श्रेणी बन गई। अब हम इनके बीच का सर्वांतर चेक करेंगे यानी कि D का मान चेक करेंगे। D का मान चेक करने के लिए दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे तो ये बचेगा 800। इसी तरह से इसके बीच का अंतर हम चेक करेंगे तो 11,664 में से हमें घटाना है 10,800 को। तो जब 11,664 में 10,800 को हम घटाएंगे तो ये बचेगा 864। तो यहाँ पे अंतर 800 का आया है और यहाँ पे 864 का आया है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन श्रेणी का जो श्रेणी दे रखी है उनका सर्वांतर बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दी गई
श्रेणी के सर्वांतर बराबर नहीं है। अगर सर्वांतर बराबर नहीं होते तो यहाँ पे लिखेंगे अतः श्रेणी एपी नहीं है, एपी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। हमें यहाँ पे 4 पद लिखना है। प्रथम पद हमें दिया हुआ है, सर्वांतर दिया हुआ है, और हमें इससे 4 पदों की श्रेणी बनाना है, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे करते थे। अब इनकी श्रेणी कैसे बनेगी तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम श्रेणी बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे पहला नंबर है तो प्रथम पद तो हमें यहाँ पे दे रखा है। प्रथम पद को हम ए लिखें या A1 लिख दें। A1 का मान हमें दे रखा है 10। इसके बाद जैसे हमें A1 का मान दे रखा है, हमें निकालना है A2 का मान। तो प्रथम पद में से हम सर्वांतर को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे A1 है, अब हमें निकालना है दूसरा पद। तो जितना ये दे रखा है यानी कि 10 में से हम सर्वांतर को जोड़ देंगे। सर्वांतर भी 10 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 + 10 = 20। इसी प्रकार से हमें तीसरा पद निकालना है, तो हम दूसरे पद में से यानी कि A2 में से हम D को जोड़ेंगे। A2 का मान यहाँ पे 20 आया है और D का मान 10 है। तो हम क्या करते जाते हैं कि जो श्रेणी आती है उसी में सर्वांतर को जोड़ते जाते हैं और पद बनाते जाते हैं। जैसे ये 20 आया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20 + 10। 10 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 10 सर्वांतर भी है। यहाँ पे 20 + 10 हो जाएगा 30। इसी प्रकार से हम चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद में यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरे पद में से फिर सर्वांतर को जोड़ेंगे। तो 30 में से हम 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। एक हमें दिया हुआ था, हमें 4 और निकालने थे, यानी 1 2 3 हमने निकाल लिया। पाँचवां पद भी हम निकाल लेंगे ताकि हमारे 4 कंप्लीट हो जाएं। तो इसमें 40 आया था तो 40 में से हम 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4 पद अतिरिक्त निकाल लिए हैं। ये हो गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा। दूसरे वाले में a बराबर हमें दे रखा है, a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे a बराबर, तो हमें दे ही रखा है। अब हम निकालेंगे A1, हम इसको मान लेंगे कि A1 बराबर हमारा -2 है। हमें निकालना है A2 यानी दूसरा पद हम निकालेंगे। तो दूसरे पद में क्या करेंगे, इस वाले में से सर्वांतर को जोड़ेंगे। तो -2 में से 0 को हम जोड़ेंगे तो ये -2 ही आएगा। इसी प्रकार से हमें तीसरा पद निकालना है। तो दूसरे वाले पद में से फिर सर्वांतर को हम जोड़ेंगे तो ये भी आएगा -2। अब हमें निकालना है A4। तो A3 में से हमें सर्वांतर को जोड़ना होगा। तो -2 में से फिर से हम 0 को ही जोड़ेंगे, क्योंकि इनका जो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, सब सेम आ रहे हैं, क्योंकि सर्वांतर यहाँ पे 0 है। तो ये भी हो जाएगा -2। इसी प्रकार से एक पद और हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 0 इक्वल हो जाएगा -2। तो यहाँ से हमने 4 पद निकाल लिए, पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हम सॉल्व करते हैं इसका तीसरा नंबर। यहीं तक हम करके छोड़ देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ पद निकालने हैं, श्रेणी हमें नहीं बतानी है कि उसमें से हमें श्रेणी बतानी हो। इसी तरह से हम इसको तीसरे वाले को निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रथम पद तो हमें दे ही रखा है, यानी A1 का मान हमें दे रखा है 4। हम A2 का मान निकालेंगे, यानी कि दूसरा पद हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पद में से इसको हम जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये माइनस का है तो ये हो जाएगा -3। तो 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि हमें जोड़ना होता है पर ये पहले से ही माइनस में है तो प्लस और माइनस उसको माइनस करेगा। अब हम तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें फिर हम सर्वांतर को जोड़ेंगे, पर ये माइनस है तो माइनस हमें करना होगा।
तो -3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। इसी प्रकार से हमें A4 निकालना है, तो जो हमारा A3 आया है यानी कि -2 आया है, फिर हम यहाँ पे -3 लिखेंगे। अब ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो -3 और -2 -5 होगा। एक पद और निकाल लेते हैं यानी A5 का मान निकाल लेते हैं। तो A4 में से हमें -3 जोड़ना होगा, तो ये -3 होगा। तो -5 और -3 हो जाएगा -8। तो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं चौथा और पांचवा पार्ट, क्योंकि इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं। पांचवें पार्ट में दे रखा है, इसका चौथे पार्ट में दे रखा है कि a बराबर है -1 और d बराबर है 1/2। इसी तरह से पांचवा पार्ट है, और पांचवें पार्ट में है a बराबर है -1.25 और d बराबर है -0.25। ये बटे वाला है और यहाँ पे दशमलव वाला है, तो हम उसी तरह से निकालेंगे। ये तो पहला पद हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पे a1 सीधे निकालते हैं। हालांकि a1 ये होता है, फिर भी हम यहाँ पे लिखेंगे a1। a बराबर तो हमें दे रखा है -1। अब हम प्रथम पद निकालते हैं, यानी पहला पद निकालेंगे। तो a1 बराबर हमें -1 दे रखा है। a2 का हम मान निकालेंगे, तो इस -1 में से हमें 1/2 को जोड़ना होगा। तो जब हम -1 में से 1/2 को जोड़ेंगे, तो 2 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो ये -2 होगा। अब -2 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2, क्योंकि 2 का गुणा इसके साथ कराते हैं तो ये -2 होगा। ये प्लस है तो -2 में से 1 जाएगा, तो -1/2 बचेगा। इसी तरह से हमें A3 निकालना है। तो A2 आया है -1/2 और हमें जोड़ना है सर्वांतर को 1/2 को। तो एक प्लस का है और एक माइनस का, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो दोनों घट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0। अब हमें निकालना है A4। तो हम इस वाले पद में से सर्वांतर को जोड़ेंगे तो 0 + 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 के। अब A5 हम निकाल लेते हैं। तो A5 निकालने के लिए A4 आया है 1/2 और सर्वांतर भी 1/2 है। दोनों के एलसीएम बराबर है यहाँ पे, तो हम एलसीएम लिखेंगे। 1 + 1 होता है 2 और 2 से इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमने पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद निकाल लिया, क्योंकि हमें 4 ही पद निकालने थे। पाँचवें नंबर में यहाँ पे a बराबर इतना दे रखा है, d बराबर इतना दे रखा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट a1 ही लिखते हैं। और निकालने के लिए क्या करेंगे कि माइनस का 1.25 में से हमें सर्वांतर को जोड़ना होता है, पर ये माइनस है तो हम माइनस है तो घटाएंगे। 0.25 करेंगे तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.50, क्योंकि अब दोनों माइनस के हो गए तो जुड़ जाएंगे। A2 इसी तरह से यहाँ पे मैंने A1 बराबर उसको मान लिया था, हमने इस बार A1 लिया ही नहीं, तो हमने A1 निकाल लिया, यानी कि पहला पद, क्योंकि हमें 4 ही पद निकालने हैं। A2 बराबर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, माइनस का जो 1.50 आया है, तो इसी में से हमें सर्वांतर को फिर से उतना ही करना होगा। तो माइनस ये भी हो गया, माइनस ये भी हो गया, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे पर साइन माइनस का ही आएगा, माइनस का 1.75 हो जाएगा ये। A3 निकाल लेंगे तो A3 में हमें A2 में से यानी कि -1.75 में से हमें इसको जोड़ना पड़ेगा, पर ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 0.25, और जब हम जोड़ेंगे तो ये माइनस का 2.00 हो जाएगा। एक पद और हम निकाल लेते हैं, तो माइनस का 2.0 और माइनस का 0.25 है। इनको जब जोड़ेंगे तो ये माइनस का 2.25 हो जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। यानी कि ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है, 4 क्वेश्चन है और चारों में हमें क्या करना है कि इनका प्रथम पद लिखना है और उनका सर्वांतर लिखना है, यानी सर्वांतर और प्रथम पद लिखना है। जैसे हम पहला नंबर सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर में जो पहला पद होगा वही यहाँ पे प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए का मान यहाँ पे हो जाएगा 3। इसी तरह से दूसरे वाले में हम देखेंगे तो दूसरे वाले में जो प्रथम पद होगा वो हो जाएगा यहाँ पे -5। और तीसरे वाले में देखेंगे तो तीसरे वाले में जो प्रथम पद दे रखा है वो 1/3 है। और चौथे वाले में हम देखेंगे तो चौथे वाले में जो प्रथम पद है वो 0.6 है। तो इस प्रकार से तो हमने चारों के प्रथम पद लिख दिए। अब हमें सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर का मतलब होता है कि हमें डी का मान निकालना है, यानी इसमें भी डी का मान निकालना है। सभी में अब हमें डी का मान निकालना है। अब डी का मान हम कैसे निकालेंगे, तो पहले वाले के लिए देखेंगे तो दूसरे वाले पद में से अगर हमें डी का मान निकालना है तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना होगा। तो जब हम इसमें -3 में से 1 को यहाँ पे देखेंगे 1 और ये -3 है तो ये आएगा -2, क्योंकि हमेशा हम दूसरे वाले में से पहले वाले को ही घटाते हैं सर्वांतर निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे 1 है पहला पद दूसरा और ये है 3, तो 1 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 है। इसी तरह से हमें दूसरा निकालना है। तो यहाँ पे ये -1 है, अब हमें घटाना है -5 को, पर ये माइनस है तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये हो जाएगा 5। तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4। तो दूसरे वाले का जो सर्वांतर आया वो आ गया 4। इसी तरह से हम इसका निकालेंगे तो इसका जो दूसरा पद दे रखा है वो 5/3 है और पहला पद है 1/3। दोनों के हर बराबर हैं। 5 में से 1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4। तो तीसरे वाले का जो सर्वांतर आएगा वो 4/3 आएगा। इसी तरह हमें चौथा निकालना है। तो चौथे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले पद इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 1.7 है। घटाना है हमको 0.6, तो 1.7 में से, यानी कि 1.7 है, दशमलव का 6 हमें घटाना है। तो 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 में से 0 गया तो 0। तो ये यहाँ पे 1 होगा, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा 1.1। बस इतना सा क्वेश्चन था कि हमें इसमें प्रथम पद बताना था और इसका सर्वांतर बताना था। तो हमने यहाँ पे प्रथम पद निकाल लिया और सर्वांतर सभी के निकाल लिए। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एपी में है। यहाँ पे जितने भी 15 पार्ट दिए रखे हैं तो हमें बताना है कि 15 पार्ट में से कौन सा समांतर श्रेणी बनाता है, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं बनाता है। अगर वो समांतर श्रेणी बनाते हैं तो हमें उनका सर्वांतर ज्ञात करना है और इसके अलावा 3 पद निकालने हैं। जैसे हम इसको मान लें कि ये एक श्रेणी है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं, हमें इसके आगे के 3 पद और निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, और समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए हमें सर्वांतर देखना होता है। तो हम पहला नंबर सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डी निकालेंगे। तो जब हम डी निकालेंगे तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो हमने 4 में से 2 को घटाया तो यहाँ पे तो 2 आ गया। इसी प्रकार से अगला हम चेक करेंगे तो हम 8 में से अब 4 को घटाएंगे। तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। फिर इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो 16 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो सर्वांतर है वो बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर सर्वांतर बराबर नहीं है तो वो एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो आगे के हमें 3 पद नहीं निकालने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, पहले लिखेंगे दी गई श्रेणी के सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः श्रेणी एपी नहीं है। बस इतना हमें लिख देना है। यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हम सबसे पहले वही सर्वांतर चेक करेंगे। तो सर्वांतर में चेक करने के लिए दूसरे वाले में से पहले वाले को हम घटाएंगे, यानी कि 5/3 में से हमें घटाना होगा 2 को। तो 3 दूनी 6 होता है, तो माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस के 6 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1/3। इसी तरह से हम इनके बीच का अंतर देख लेते हैं एक बार, यानी कि 3 में से अब हमें घटाना होगा 5/3 को। जैसे यहाँ पे 2 दे रखा है, फिर इसके बाद यहाँ पे 5, सॉरी ये 5/2 है, तो हम इसको 5/2 लिखेंगे। ये हो जाएगा 5/2। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 दूनी 4 होता है। अब 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 ये आएगा 2। वहाँ पे मैंने 3 लिख दिया था, 3 नहीं था। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे 3 में से 5/2 को घटाना है। तो 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे 3 के साथ तो 6 होगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1/2 यहाँ भी आया। इसी तरह से हम तीसरा भी चेक कर लेंगे। तो 7/2 में से हम 3 को घटाएंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, और 7 में से अगर 6 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, और नीचे 2 है तो 2 बचेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि दोनों यहाँ पे जितने भी हमने डिफरेंस निकाले हैं, यानी कि सर्वांतर निकाले हैं, वो सब बराबर आ रहे हैं। अगर सब बराबर आ रहे हैं तो दी गई, लिखेंगे यहाँ पे दी गई श्रेणी एपी है। रीजन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि सर्वांतर बराबर है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर सर्वांतर बराबर हैं तो इसके आगे के हमें 3 पद और निकालना है और सर्वांतर निकालना है। तो हम यहाँ पे सर्वांतर d बराबर लिखेंगे 1/2। अब हमें पता है कि इसको, इस वाले पद को a1 कहा जाता है, यानी ये प्रथम पद है तो a1 होगा, ये a2 होगा, ये वाला पद a3 होगा, ये वाला पद a4 होगा। तो हमें आगे के 5 पद निकालना है, यानी a5 निकालना होगा, a6 निकालना होगा और a7 निकालना होगा, क्योंकि 3 पद हमें निकालना है। 4 पद हमें दे रखे हैं, 5वां, 6वां और 7वां पद निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a5 यानी 5वां पद हम निकालेंगे। तो हमें पता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, तो हम क्या करते हैं कि चौथे पद में से सर्वांतर को जोड़ देते हैं, यानी कि a4 में से हमें सर्वांतर को जोड़ना होता है। जब भी अगला पद निकालते हैं तो उसके पिछले पद में हम सिर्फ सर्वांतर को जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाता है। a4 है यहाँ पे 1/2, और सर्वांतर यहाँ पे a4 है यहाँ पे 7/2, और सर्वांतर है 1/2। तो ये दोनों का एलसीएम बराबर है, तो हम 2 लिखेंगे। 7 + 1 होगा 8, और 2 से इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह से हमें a6 निकालना है। तो a6 निकालने के लिए a5 यानी कि जो 5वां पद आया है उसमें हमें सर्वांतर को जोड़ देना है। a5 हमारा आया है 4, और d का मान जो आया है 1/2 आया है। तो 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 होगा, और 8 1 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9/2।
एक पद और निकालना है, तो यानी A7 का मान निकालना है। तो छठवें वाले पद में से यानी कि 9/2 में से हमें D जोड़ना होगा और D का मान है 1/2। यहाँ भी देखेंगे दोनों के हर बराबर हैं, 9 और 1 हो जाएगा 10 और 2 से इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 पद निकाल लिए। तो लिख देंगे, अतः क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 और पद कौन कौन से हैं। एक तो 4 आया है, दूसरा 9/2 आया है और 5 आया है। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमें पहले चेक करना है कि श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें पद नहीं निकालने। अगर सर्वांतर बराबर हैं यानी कि श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा और समांतर श्रेणी में होगा, तो इस प्रकार से हमें 3 पद और निकालना है। अब सॉल्व करते हैं इसका तीसरा नंबर। तीसरे में दिया है कि माइनस का 1.2, फिर कॉमा, फिर इसके बाद है माइनस का 3.2, फिर कॉमा, फिर है माइनस का 5.2, फिर इसके बाद देखेंगे माइनस का 7.2 बराबर। इस तरह से एक श्रेणी दे रखी है। अब हमें चेक करना है कि ये सर्वांतर इसके बराबर है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर 0.2 थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं तो 1 से यहाँ पे 3 बढ़ा है यानी कि 2 बढ़ा है, फिर 3 से 5 फिर 2 बढ़ा है, 5 से 7 फिर 2 बढ़ा है। तो इनके बीच का जो अंतर है वो बढ़ा है, 2 हैं। सभी के बीच का अंतर जो है बराबर है। 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में से हम 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो ये तो पता चल गया कि ये जो श्रेणी होगी समांतर श्रेणी में होगी क्योंकि इनके सर्वांतर बराबर हैं। फिर भी हम निकाल लेते हैं। हमें D1 का मान निकालना है और D1 का मान निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है, पर ये माइनस का है तो इसको कर देगा प्लस 1.2 और जब हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 2.0 यानी सभी का अंतर 2 का आएगा। इसी तरह से दूसरे वाले का इसका निकालना है तो 5.2 में से हमें घटाना है माइनस का 3.2 तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा और 3.2 और जब घटाएंगे तो ये भी माइनस का 2.0 आएगा। तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं तो माइनस का 7.2 में से इसके आगे वाले पद को घटाते हैं पर ये माइनस का है, इसको करेगा प्लस 5.2 तो ये आएगा माइनस का 2.0। तो इस प्रकार से यहाँ से सर्वांतर सभी के बराबर आ गए। तो हम लिखेंगे दी गई श्रेणी AP है क्योंकि सार्वंतर बराबर है। सार्वंतर बराबर है यानी सभी के बीच का अंतर बराबर है। अगर सर्वांतर बराबर है तो हमें 3 पद और निकालने हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया हुआ है, हमें 5वां पद निकालना है। तो हम उसी तरह से करेंगे कि जैसे यहाँ पे माइनस का 7.2 है तो हम इस वाले पद में सर्वांतर को जोड़ देंगे क्योंकि सर्वांतर अब यहाँ पे D बराबर हो जाएगा माइनस का 2.0। तो इस पे हम माइनस का 2.0 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस तो माइनस होता है तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। अब ये भी माइनस ये भी माइनस तो ये हो जाएगा माइनस का 9.2। हम ना भी चाहें इस तरह से निकालें तब भी हमें पता चल रहा है कि 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 है। फिर भी हम निकाल लेते हैं। A6 निकालेंगे तो A6 निकालने के लिए 5 में से A5 में से यानी 5वें पद में से हमें सर्वांतर को जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 11.0। A7 निकालना है यानी कि 7वां पद निकालना है तो 6वें पद में से
फिर हमें सर्वांतर को जोड़ना होगा और सर्वांतर यहाँ पे माइनस का है, तो ये हो जाएगा -13.0। तो लिख देंगे अतः 3 और पद बराबर -9.2 -11.0 और -13.0 हैं। इस प्रकार से इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है -10। फिर इसके बाद है -10 के बाद -6, -2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे ऐसे डॉट 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 लगा हुआ है। ये श्रेणी दे रखी है और यहाँ पे 6 है। हम उसी तरह से सर्वांतर चेक करेंगे तो सर्वांतर में -6 में से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, -10 को सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है। तो एक तो पहले से माइनस होता है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 में से 6 चला जाएगा तो आएगा 4। इसी तरह से अब इसके और इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो -2 में से हमें घटाना होगा माइनस के 6 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 में से -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह से इन दोनों के बीच का हमें निकालना है, तो ये 2 है प्लस का, माइनस हम करेंगे पर ये -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इस तरह से इनके बीच का जो सर्वांतर है वो सब बराबर है। अगर सर्वांतर बराबर होता है तो वो समांतर श्रेणी में है। अतः श्रेणी एपी है क्योंकि सर्वांतर बराबर है। सर्वांतर बराबर है। अगर सर्वांतर यहाँ पे बराबर है तो हमें आगे के 3 पद निकालना है, यानी कि 4 पद तक दिया है, हम यहाँ पे लिख देंगे d, और d का मान यहाँ पे आया है 4। आगे के हमें पद निकालना है यानी a5 निकालना है, तो यहाँ पे चौथे पद में से हमें सर्वांतर जोड़ना होगा, यानी कि 4 को हम जोड़ेंगे तो 4 2 हो जाएगा 6। इसी प्रकार से छठवां पद निकालना है तो 5वें पद में से हमें सर्वांतर को जोड़ना होगा, तो 6 और 4 हो जाएगा 10। और 7वां पद निकालना है तो 6वें पद में से फिर हम 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से 3 अतिरिक्त पद हमने निकाल लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 और पद बराबर 6, 10, 14 हैं। तो यहाँ से चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका 5वां पार्ट। पाँचवा नंबर दिया है कि 3 है, फिर 3 + √2 है, इसी तरह 3 + 2 √2 है, फिर इसके बाद 3 + 3 √2 है, और यहाँ पे हमें 4 पद निकालने हैं, 3 पद और निकालने हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि √2 सब में 1 प्लस होता जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा, आगे 4 भी हो सकता है अगर समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले तो हमें सर्वांतर चेक करना होगा, तो हम d का मान निकालेंगे। d का मान जब निकालेंगे तो ये दूसरा पद है और ये पहला पद है, तो हमेशा दूसरे वाले में से पहले पद को घटाते हैं। जिस नंबर के बीच का सर्वांतर निकालना होता है तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, यानी कि 3 + √2 घटाएंगे हम 3 को, तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और √2 बचेगा। इसी तरह से इन दोनों के बीच का सर्वांतर निकालना है तो ये प्लस का है, हम इसको घटाएंगे। तो जैसे ही हम घटाएंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म दिए हैं यानी कि 2 पद हैं,
तो ये 3 है और ये प्लस का √2 है, तो ये माइनस अंदर जाएगा। तो जब माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 है तो 2√2 लिखेंगे। ये माइनस है और ये अंदर जाएगा तो माइनस का 3 होगा, और यहाँ पे माइनस का माइनस ये है और ये प्लस है तो माइनस होगा √2। हम 3 में से 3 को काटेंगे क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। यहाँ पे 2√2 में से 1√2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1√2 अभी बचेगा। इसी तरह से अब इन दोनों के बीच का सर्वांतर निकालेंगे तो ये प्लस का है दोनों, हमें माइनस करना है इन दोनों को, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + 2√2। उसी प्रकार से फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3√2, और ये अंदर जाएगा तो ये माइनस का 3 और ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा 2√2। यहाँ पे 3 से 3 फ्री कैंसिल होगा, और 3√2 में से 2√2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी 1√2 बचेगा। तो यहाँ पे सर्वांतर सबके बराबर आ रहे हैं। तो जब सर्वांतर सबके बराबर आ रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः श्रेणी AP है, क्योंकि सर्वांतर बराबर है। और D का मान जो होगा वो हो जाएगा √2, क्योंकि हमें सर्वांतर भी लिखना है, तो इस प्रकार से हमने D का मान लिख दिया √2। अब हमें आगे के 3 पद निकालने हैं, यानी कि 4 पद दिए हुए हैं, हमें 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद निकालने के लिए चौथे पद में से सर्वांतर को हमें जोड़ना होगा, और सर्वांतर आया है √2। ये 3 है, पहले हमारे पास 3√2 थे, एक √2 और मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 4√2। और हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि ये 1√2 है, फिर 2√2 है, फिर 3√2 है, फिर अगला 4√2 होगा यानी कि 4√2 होगा, फिर अगला होगा 5√2, फिर 6√2। तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। A6 निकालेंगे, तो A6 निकालने के लिए 5वां जो आया है यानी कि 3 + 4√2 में से 1√2 को और जोड़ेंगे, क्योंकि D का मान है √2। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 और 1 हो जाएगा 5√2। अब हम A7 निकालेंगे, तो A6 आया है 3 + 5√2 और जोड़ना है हमें √2। तो हम जब इसको जोड़ेंगे तो अगला नंबर हो जाएगा 3 6√2। तो इस प्रकार से हमने 3 और पद निकाल लिए। तो लिखेंगे अतः 3 और पद कौन कौन से हैं उनको लिखेंगे। पहला है 3 + 4√2, फिर है 3 + 5√2, फिर है 3 + 6√2। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से इसका 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका 6वां पार्ट। छठवां पार्ट है इसका 0.2, फिर 0.22, फिर यहाँ पे 0.222, फिर 0.222 और 2। इस तरह से ये श्रेणी दे रखी है। तो सबसे पहले हम सर्वांतर चेक करेंगे। तो D बराबर हम यहाँ पे निकालेंगे तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना होगा, यानी 0.22 में से हमें 0.2 को घटाना है। तो हम यहाँ पे 0.22 में से घटाएंगे 0.2 को, तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव के बाद 2 है और दशमलव के पहले 0 है। इसको घटाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने एक 0 लगाया तो 2 में से 0 गया, 2 बचा, 2 में से 2 गया, 0 आया, दशमलव है यहाँ दशमलव होगा और 0 0 0।
तो इनका जो सर्वांतर आया है वो 0.02 आया है। इसी तरह से आगे चेक करेंगे तो इस वाले में से इसको घटाएंगे, यानी 0.222 माइनस 0.22, इसको भी घटा लेते हैं तो 0.222, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 2 और 2 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, और यहाँ पे दशमलव। तो यहाँ पे सर्वांतर देखेंगे तो 0.002 आया है। यहाँ पे दशमलव के दूसरे नंबर पे 2 आया है, और यहाँ पे दशमलव के तीसरे नंबर पे 2 आया है। तो सर्वांतर तो दोनों के बराबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद दूसरे नंबर पे 2 है और यहाँ दशमलव के बाद तीसरे नंबर पे है, तो इनके सर्वांतर बराबर नहीं हैं। तो हम लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है, क्योंकि सर्वांतर बराबर नहीं है। इस प्रकार से इसका 6वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं हम 7वां पार्ट। सातवें पार्ट में दे रखा है, सातवें पार्ट में है कि 0 है, फिर माइनस का 4 है, फिर माइनस का 8 है, फिर इसके बाद माइनस का 12 है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 4 सब में बढ़ रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए माइनस को छोड़ दें तो 4 8 12, आगे 16, फिर 20, फिर 24 हो जाएगा, माइनस के रहेंगे सब। तो सर्वांतर तो यहाँ पे सबके बराबर हैं, क्योंकि 4 4 का अंतर आ रहा है। फिर भी हमें निकालना होगा डी का मान। तो माइनस के 4 में से अगर हम 0 को घटाते हैं तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। इसी प्रकार से अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो माइनस का 8 है, और माइनस लगाएंगे पर ये माइनस इसको प्लस कर देगा। -8 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस का 4 ही आएगा। इसी तरह से अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो ये माइनस का 12 है, फिर माइनस लगाएंगे पर इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। -12 में से प्लस के 8 को घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो हमें यहाँ तो सर्वांतर सबके बराबर मिल गए। तो हम लिखेंगे दी गई श्रेणी एपी है, क्योंकि सर्वांतर बराबर है। और डी का मान हम यहाँ पे लिख देंगे कि डी का मान जो है वो -4 है, क्योंकि सर्वांतर भी पूछा है। अब हमें आगे के उसी तरह से 3 पद निकालने हैं। 4 पद दिया है, 5वां पद हम निकालेंगे। तो चौथे पद में से, चौथा पद है -12, जोड़ेंगे हम सर्वांतर को, 4 को -4 है तो प्लस और माइनस माइनस कर देगा। तो -12 और माइनस का 4 हो जाएगा -16। इसी तरह से 6वां पद निकालना है। तो -16 में से -4 को हमें जोड़ना है, तो -16 -4 हो जाएगा -20। और इसी प्रकार से A7 निकालेंगे तो -20 में से हमें -4 को जोड़ना होगा, तो -20 और -4 हो जाएगा -24। तो हमने यहाँ पे 3 अतिरिक्त पद निकाल लिए। तो लिखेंगे अतः 3 और पद बराबर -16, -20, -24। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से 6वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका 7वां पार्ट।
इसका 7वां पार्ट दे रखा है। हमने अभी जो सॉल्व किया था वो 7वां पार्ट था, अब सॉल्व करना है हमको 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में है -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2 और फिर है -1/2। तो आगे के भी जो 3 पद होंगे वो -1/2, -1/2, -1/2 ही होंगे, क्योंकि इनके बीच का सर्वांतर जो है वो 0 होगा, क्योंकि एक भी नंबर बढ़ नहीं रहा। जब एक भी नंबर नहीं बढ़ रहा, सेम नंबर आ रहे हैं, तो उनके बीच का सर्वांतर 0 होगा। फिर भी हम निकाल के देखेंगे। -1/2 हमें माइनस करना है दूसरे वाले पहले वाले पद को, तो ये माइनस का है तो माइनस इसको कर देगा प्लस। अब यहाँ पे 1/2 से 1/2 कटेगा तो 0 आएगा। इसी तरह से दूसरा वाला तीसरा -1/2 है और दूसरा माइनस का 1/2 है, तो माइनस इसको कर देगा प्लस। तो इनके बीच का जो अंतर आएगा वो सब 0 होगा। इसी तरह इसको इसमें घटाएंगे, यानी -1/2 में से माइनस करेंगे -1/2 को, तो माइनस तो इसको प्लस करेगा और ये हो जाएगा 1/2। इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो सर्वांतर यहाँ पे बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः यहाँ पे दी गई श्रेणी एपी है, क्योंकि अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे सर्वांतर बराबर है, क्योंकि सर्वांतर बराबर है और सर्वांतर आया है d बराबर 0। आगे के हम उसी तरह से पद निकालेंगे। तो 4 पद दिए हैं, 5वां पद हम निकालेंगे। तो चौथे पद में हमें 0 को बस प्लस करना है, तो जब 0 को प्लस करेंगे तो वही नंबर आएगा। इसी तरह से A6 निकालना है, तो A5 में यहाँ पे A5 का जो आया है 1/2, उस पर हम 0 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। और इसी तरह से A7 निकालना है, तो A7 निकालने के लिए 6वें पद में से फिर हम 0 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 पद निकाल लिए। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से 8वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका 9वां पार्ट। नाइन्थ नंबर दिया हुआ है कि पहले है 1, फिर 3, फिर 9, फिर 27। हम उसी तरह से सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर में निकालने के लिए पहला इन दोनों के बीच का हमें सर्वांतर निकालना है, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2। इसी तरह से इन दोनों के बीच का सर्वांतर निकालना है, तो 9 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। ये आया है 2 और ये आया है 6, तो हमें यहीं से देखने में पता चल गया कि सर्वांतर इसके बराबर नहीं है। फिर भी हम आगे निकाल लेते हैं, यानी 27 में से हमें 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 18। तो अब इसके सर्वांतर बराबर नहीं है तो ये श्रेणी नहीं होगी। तो लिखेंगे दी गई श्रेणी एपी नहीं है, क्योंकि सर्वांतर बराबर नहीं है। बस ये हो गया इसका आंसर। अब सॉल्व करते हैं इसका 10 नंबर। 10th नंबर में दिया हुआ है a है, फिर इसके बाद 2a है, फिर इसके बाद है 3a, फिर इसके बाद है 4a। अगला जो नंबर होगा 5a होगा, 6a होगा, फिर 7a होगा। तो यहाँ से तो हमें देखने में पता चल रहा है कि ये श्रेणी है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक एक बढ़ रहा है सब में। फिर भी हमें यहाँ पे सर्वांतर निकालना होगा।
तो हम डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान निकालने के लिए दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, यानी कि 2a में से 1a चला जाएगा, तो अभी 1a बचेगा। इसी तरह से इन दोनों के बीच का सर्वांतर निकालना है, तो 3a में से 2a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बचेगा 1a। इसी तरह से इन दोनों के बीच का सर्वांतर निकालना है, तो 4a में से 3a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ भी बचेगा 1a। तो सर्वांतर सबके बराबर आ रहे हैं, तो लिखेंगे दी गई श्रेणी AP है, क्योंकि सार्वांतर बराबर है। और सार्वांतर बराबर है तो हमें पता भी करना है कि सार्वांतर कितना है, तो सार्वांतर इसका आया है a। इस तरह से आगे के हम 3 पार्ट निकालेंगे, 4 पार्ट दिया हुआ है, 5वां पार्ट हम निकालेंगे, यानी कि 5वां पद निकालेंगे। तो चौथे पद में से हमको यहाँ पे सर्वांतर जोड़ना होगा, यानी 4a में से सर्वांतर a है तो a को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5a, जैसा कि सीरीज में आगे होगा। 6वां पद निकालना है, तो 5वें पद में से हमें a को फिर से जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 6a। हमें 7वां पद निकालना है, तो 6वां पद हमारा है 6a और सर्वांतर है a, और इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7a। तो लिख देंगे अतः 3 और पद 5a 6a और 7a हैं। ये हो गया इसका आंसर। अब सॉल्व करते हैं इसका 11th पार्ट। इलेवेंथ नंबर में दिया है a है, फिर a स्क्वायर है, फिर यहाँ पे a क्यूब है, फिर यहाँ पे a की पावर 4 है। आगे वाला जो पद होगा a की घाते 5 होगा, a की घाते 6 होगा, a की घाते 7 होगा, पर वो सर्वांतर बराबर नहीं होंगे, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें d का मान निकालना है, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना होगा, यानी a स्क्वायर में से a को हम घटाएंगे, तो हमें यहाँ पे दोनों में से a कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ से a चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। इसी तरह से हम इन दोनों के पदों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो a क्यूब में से हमको घटाना है a स्क्वायर को, तो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a की घाते 3 है, तो 2 अभी कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ भी बचेगा a माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे 2, हमने 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, एक a बचेगा और यहाँ पे केवल 1 बचेगा। फिर इसी तरह से आगे का हम निकालते हैं, यानी a4 में से a3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 3a है और यहाँ पे 4 हैं, तो हम 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एक a अभी बचेगा और 1 बचेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं a माइनस 1 तो सब में बराबर है, पर यहाँ पे एक a है, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, ये बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो सर्वांतर नहीं होगा, सर्वांतर बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे दी गई श्रेणी के सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः बराबर नहीं है, अतः श्रेणी AP नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका अगला पार्ट, यानी कि 12th नंबर।
ट्वेल्थ वाले में है √2 है, फिर √8 है, इसी प्रकार से √18 है, फिर अगला है √32। अब इस श्रेणी को हम आगे थोड़ा सा और बना लेंगे। जैसे ये √2 है, √8 लिखा हुआ है। √8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, यानी हम 3 बार 2 लिख देंगे तो वो √8 होगा रूट के अंदर, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से एक बाहर आ जाएगा और ये एक रह जाएगा रूट में, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 2 √2। इसी तरह से यहाँ पे √18 है। √18 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, क्योंकि 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 होता है। तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा और एक रह जाएगा रूट के अंदर। तो √18 को हम लिख सकते हैं 3 √2। इसी तरह से 32 है रूट में, तो 32 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 2, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। यहाँ पे एक 4 आ जाएगा बाहर और यहाँ पे 2 जो दिया है वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो हम √32 को लिख सकते हैं 4 √2। फिर आगे के हमें नंबर निकालना है। अब इस प्रकार से हम इस श्रेणी को हमने बना लिया। अब सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। तो 2 √2 में से एक √2 चला जाएगा, तो एक √2 अभी बचेगा। इसी तरह से इन दोनों के पदों के बीच का अंतर देखेंगे तो 3 √2 में से 2 √2 को माइनस करना है। तो 3 √2 में से 2 √2 जाएगा, तो अभी यहाँ भी एक √2 बचेगा। इसी तरह से आगे देखेंगे तो 4 √2 में से 3 √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अभी एक √2 बचेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सर्वांतर सबके बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी एपी है क्योंकि सर्वांतर बराबर है। और सर्वांतर यहाँ पे डी का मान है √2। अब हमें आगे के पद निकालना है। तो आगे के पद निकालने के लिए 4 पद तो हमें दे रखे हैं, 5वां पद हमें निकालना है। तो हम चौथे पद में से, चौथा पद ये है, चौथे पद में से हम सर्वांतर को जोड़ेंगे और सर्वांतर है √2। तो 4 √2 और एक √2 हो जाएगा यहाँ पे 5 √2। आगे वाला होगा 6 √2 और इसके आगे वाला 7 √2 हो जाएगा। फिर भी हमें निकालना है, यानी A6 का मान निकालना है। तो 5वां आया है 5 √2 और इस पे भी √2 जोड़ेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6। इसी तरह से A7 हमें निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 √2 प्लस √2 इक्वल हो जाएगा 7 √2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 3 और पद बराबर 5 √2, 6 √2 और 7 √2 है। यहाँ से इसका 12वां नंबर कंप्लीट हो गया। अब निकालना है हमें 13वां नंबर, यानी 13 नंबर निकालेंगे हम। 13 नंबर देखेंगे √3 है, फिर इसके बाद √ यहाँ पे 6 है, फिर √9 है, फिर √12 है। आगे इसी प्रकार से दे रखा है। तो इनके सर्वांतर सबके बराबर नहीं होंगे।
क्योंकि हम अंडर रूट 9 को लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अंडर रूट 6 है, जैसे ये अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 6 है, तो अंडर रूट 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3, और इनका हम रूट अलग अलग करेंगे तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 हो जाएगा। यानी अंडर रूट 6 को अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 लिखा जा सकता है। इस अंडर रूट 9 को हम लिखेंगे 3, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट 9 है, तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 3, और 3 एक जोड़ा बन रहा है तो ये आ जाएंगे बाहर, तो ये हम 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे अंडर रूट 12 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आएगा, और 3 का नहीं बन रहा तो नीचे अंदर रह जाएगा। हम इस अंडर रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू अंडर रूट 3, बात वही हुई, क्योंकि हम इसको 2 बार लिख देते हैं अलग अलग करके। और अंडर रूट 12 को हम लिख सकेंगे 2 अंडर रूट 3। इस तरह से हमने इनको अलग अलग कर लिया। यहाँ पे अंडर रूट 6 है तो वही रूट 2 बार हमने रूट में लिख दिया, 2 3 जा 6। यहाँ पे अंडर रूट 9 है तो 3 3 जा 9 होता है, तो हमने उसको रूट अलग अलग कर दिया। और यहाँ पे अंडर रूट 12 था तो हमने लिख दिया 2 अंडर रूट 3। अब देखेंगे आगे सर्वांतर बराबर है कि नहीं है। तो डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान निकालने के लिए दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है। यहाँ भी अंडर रूट 3 है, यहाँ भी अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा कॉमन। यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2 और माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम दूसरा सर्वांतर निकालेंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ भी अंडर रूट 3 है, यानी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 है, और माइनस करना है हमको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। यहाँ भी अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कॉमन होगा, ब्रैकेट में बचेगा अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 2। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो अंडर रूट 3 यहाँ भी है, अंडर रूट 3 यहाँ भी है, पर ब्रैकेट के जो यहाँ पे टर्म दिए हुए हैं वो बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो ये सर्वांतर बराबर नहीं होगा, और सर्वांतर बराबर नहीं होगा तो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हम लिखेंगे दी गई श्रेणी के सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः श्रेणी एपी नहीं है। इस तरह से इसका 13th पार्ट कंप्लीट हो गया। 2 पार्ट और बचे हुए हैं तो उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 14th नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, और फिर 7 का स्क्वायर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 3 फिर 5 फिर 7 है, फिर 9 फिर यहाँ पे 11 कह सकते हैं, पर उनके सर्वांतर बराबर नहीं होंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 7 का स्क्वायर यानी 7 7 जा होता है 49। अब हम निकालेंगे इनके बीच का सर्वांतर, यानी डी का मान निकालेंगे। तो 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 आएगा। इसी तरह से 25 में से 9 को जब घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमें यहीं से देखने से पता चलता है कि यहाँ पे सर्वांतर 8 है और यहाँ पे सर्वांतर 16 है, दोनों अलग अलग हैं। तो लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी, यहाँ पे पहले लिखेंगे दी गई श्रेणी के सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः श्रेणी एपी नहीं है।
इस प्रकार से इसका 14वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला है 15वां यानी कि लास्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। तो 1 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर है और फिर यहाँ पे 73 दे दिया है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे 73 है तो हमने 73 लिख दिया। अब हमें उसी प्रकार से सर्वांतर निकालना है, तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, यानी कि 25 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 24 आएगा। इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो 49 में से 25 को हमें घटाना है, तो जब 49 में से हम 25 को यहाँ पे घटाएंगे तब भी इनका सर्वांतर 24 ही आएगा। इसी तरह से इन दोनों के बीच का सर्वांतर निकालना है तो 73 में से 49 को घटाना पड़ेगा, तब भी यहाँ पे 24 आएगा। तो हमने देखा कि इनके सर्वांतर सबके बराबर हैं, तो लिखेंगे दी गई श्रेणी के सर्वांतर बराबर हैं, अतः श्रेणी एपी है। अगर श्रेणी एपी है तो हमें सर्वांतर भी लिखना होगा, तो सर्वांतर यहाँ पे आया है 24 और हमें आगे के 3 पद और निकालना है, यानी 4 पद तक दिया है, 5वां पद हमें निकालना है। तो 5वां पद निकालने के लिए चौथे पद में से हमें सर्वांतर को प्लस करना होगा। सर्वांतर 24 है, इनको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7 और ये 97 आएगा। इसी तरह A6 निकालेंगे तो 97 में से हमें 24 फिर से प्लस करना होगा, क्योंकि हम हर बार डिनोमिनेटर उसके आगे वाले पद में डिनोमिनेटर को जोड़ते जाते हैं, सॉरी यहाँ पे डी को जोड़ते जाते हैं, सर्वांतर को जोड़ते जाएंगे। 7 4 11, 9 2 11, 1 12। A7 निकालना है तो 121 में से फिर से हम 24 जोड़ेंगे, तो 4 1 5, 2 2 4 और 1 यानी 145 हो गया। लिखेंगे अतः 3 और पद संतानवे 121 145 है। इस प्रकार से यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से ये वीडियो कंप्लीट होती है।